ये बाहर की जो आलोचनाएं वगैरह है, तो आप आलोचनाओं का सामना कैसे करते हैं? देखिए, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, पूर्ण कोई नहीं। संभव है कि उसमें गलतियां होगी, ये तय है, उससे मिस्टेक भी होगी, उसमें कमियां भी होगी। कमी होगी तो उसकी आलोचना होगी। अब मैंने माइंड सेट कर रखा है कि देखो, मेरे में कमियां हैं, डेफिनेटली सब में है, और अगर मैं पूर्णता का दावा कर रहा हूँ तो मतलब मेरी दुनिया बड़ी संकीर्ण है। तो ये तय बात होगी कि आलोचना होगी। तो मैं पहली बात तो इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसे रेडी हूँ कि मेरी आलोचना होगी। अगर मैं ये सोच लूँ ना कि मेरी आलोचना कभी नहीं होगी, तो मैं आलोचनाओं को सह नहीं पाऊँगा। मुझे पता है आप आलोचना होगी, पहली बात। अब हो गई आलोचना, तो उसको निपटना कैसे है? तो मैं जनरली आलोचकों को नोटिस करता हूँ, लिखा हुआ, बोला हुआ, कहा हुआ जब मेरे सामने आता, तो मैं सबसे पहले आत्ममंथन करता हूँ कि क्या सच में मेरी तो उसमें गलती या कमी तो नहीं है। अगर है तो मैं सच में उस पर काम करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। और मुझे लगता है कि बेबुनियादी बातें ईर्ष्यावश कर रहे हैं तो मैं इग्नोर मारता हूँ। क्यों? जीवन छोटा है, आपके पास बहुत सारे काम है। अगर इन फालतू चीज़ों में अपना समय खराब करोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, आलोचक सक्सेस हो जाएगी। आलोचकों की सफलता इसी बात में है कि आप अपने काम से डाइवर्ट हो। आप पहले तो ये देख लो कि भाई ये आलोचना वास्तव में क्रिएटिव है, सही आलोचना है, तब तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे अपने जीवन लाइफ स्टाइल में ठीक करना शुरू कर दो। आपको लगता है कि बेबुनियादी वाहियात बातें हो रही है, ईर्ष्यावश आपकी प्रसिद्धि डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो दया करो उस पर, छोड़ दो उसको। तो क्या होगा कि आपको मज़ा आएगा, और देखना आप कभी भी थक के बैठोगे भी नहीं। वो चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करेगी, आप काम करते जाओगे। मैं तो बड़ा संतोषी व्यक्ति था, सेकंड ग्रेड बनने के बाद गांव जाके मस्त मौज में बैठा था। सर, व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या कब आती है? ईर्ष्या तब आती है जब आप किसी को पीछे छोड़ नहीं पाते और वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है, आप लगातार पीछे रह रहे हैं। तब व्यक्ति को ईर्ष्या भाव आता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। तो सर, जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, कामयाब व्यक्ति हैं, उनमें भी ईर्ष्या का भाव होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो, मैं यही कहा ना, कोई परफेक्ट नहीं है। आप अरब रुपए कमा रहे हो तो कोई 2 अरब कमा रहा है, तो आप 2 अरब वाले को देख के परेशान, 2 अरब वाला 10 अरब वाले को परेशान, 10 अरब वाला 20 अरब से परेशान है। अंत है ही नहीं, लालच का कोई अंत नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि जो है आपके पास उससे खुश हो जाओ, क्योंकि आप इतना डिजर्व करते थे, और काम करते जाओ, चीज़ें अपने आप मिलता ही। मेरे पास जैसे 60 लाख की गाड़ी, मैं 2 करोड़ की गाड़ी देखे टेंशन में लूँगा तो मैं 60 करोड़ वाली में मुझे दुख होगा कि यार मैं कहाँ बैठा। नहीं, जस्ट मैं पीछे देखता हूँ कोई 5 लाख वाली में चल रहा था, मुझे तो लगेगा कम से कम मैं 60 लाख में घूम रहा हूँ। इसलिए कहते व्यक्ति जब डाउन हो ना, थोड़ा सा ईर्ष्या वगैरह ऐसा अच्छा फीलिंग नहीं आ रही हो, तब पीछे देखना चाहिए अपने से जो कमतर लोग हैं दुनिया में। तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, भगवान ने मुझे ठीक दिया। और मोटिवेट होना है तो थोड़ा आगे देख लीजिए, घमंड आ रहा है तो थोड़ा आगे देख लीजिए। अगर अंदर अहम आ जाए ना कि मैं ये हूँ, तब देख लो आपके पास अरब है, कईयों के पास 1000 अरब है। इसलिए शांति से काम करते जाओ। तो जैसे लोग देखते हैं कि आज गणपत सिंह जी इतने बड़े अध्यापक है, इतने बड़े टीचर है, आज एक अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा पैसा कमा लिया है, लेकिन उसके संघर्ष के पीछे की कहानी कोई नहीं देखता है। देखो, फ्रंट ही दिखता है, बैक नहीं दिखेगा आपका। और मैं तो ये सोचता हूँ कि व्यक्ति बैक का परिणाम होता है, और वो बैक दिखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके संघर्ष दिखेंगे ना लोगों को, तो लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग हो जाएगी। क्योंकि संघर्ष, लगातार आप संघर्ष लोगों को दिखाओगे तो कहीं न कहीं लोगों को ये लगेगा कि संपत्ति बटोरी जा रही है, ऐसी कुछ चीज़ें। मुझे लगता है कि संघर्ष करो एकदम छुपके से या हाइड तरीके से, रिजर्व तरीके से, उससे लड़ो। लड़ने से आप में जो काबिलियत आएगी ना, वो अपने आप आपको महान बना देती है। तो आज जितने भी आप कोई भी महान व्यक्ति तो नज़र आएंगे ना आपको, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर, कोई भी आप नाम लेंगे, इन व्यक्तियों ने खूब संघर्ष किया है। उनका संघर्ष किसी को नहीं पता, लेकिन उन संघर्षों से उनकी जो काबिलियत विकसित हुई ना, वो काबिलियत आज दुनिया जानती है। हम तो निमित्त मात्र है, ईश्वर हमें वो संघर्ष करवाता ताकि हम उसके जरिए दुनिया को संदेश दे सकें। जैसे सर डाउन की बात आई, तो डाउनफॉल की स्थिति में आप क्या करें? देखो, एक सिद्धांत है, हमारे टोयन भी आते हैं, स्पेंगलर आते हैं इतिहास के अंदर, और वो कहते हैं कि सभ्यताएं ग्रो करती है, डेवलप होती है, फिर उनका डाउनफॉल। चक्रीय सिद्धांत है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं होगी जिसका डाउनफॉल नहीं आएगा।
जिसका उत्थान होगा उसका पतन सुनिश्चित है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने माइंड सेट में है कि एक टाइम आएगा जब हम नई कोपल खिलेगी, हम पुराने पत्ते बाहर होंगे, ये तय है। लेकिन जब व्यक्ति विकसित हो रहा होता है ना, तो उस समय उसका कैसा व्यवहार है ये तय करेगा कि वो डाउनफॉल में कैसे निपटता है। जैसे मैं विकसित हो रहा हूँ, जब कहते हैं ना ग्रोथ हो रही हो, उसमें व्यक्ति को बड़ा संयमित होना चाहिए, डाउन टू अर्थ, सबके साथ बात करें, सबसे अच्छे से पेश आए, ताकि जब डाउनफॉल आएगा ना तो वो उसके साथ सब लोग खड़े हों और वो उस डाउनफॉल से बड़े अच्छे से निकल लेगा, बड़े अच्छे से निकलेगा। तो मुझे पता है कि हम बढ़िया करेंगे तो डेफिनेटली इतना डाउनफॉल तेज़ी से नहीं आएगा, और धीरे धीरे चीज़ें जो आएगी वो अभी से एक्सेप्ट है। और जिस दिन हमें लगेगा कि अब चीज़ें हमारे से नहीं हो रही, हम इस फील्ड के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो हम फील्ड से अपने आप ही धीरे धीरे बाहर होकर अपनी सुकून की ज़िंदगी जी इस स्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अपने को लग जाता है ना, जैसे खिलाड़ी संन्यास ले लेते, उसी तरह से मैं शिक्षक हूँ, मैं नया नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर पाऊंगा जितने युवा लोग करेंगे। तो मुझे लगेगा कि मैं उस पोस्ट के साथ में निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे में क्षमताएं नहीं रही, तो मैं धीरे धीरे स्वयं को अपने आप ही आउट कर दूँगा। तो मुझे डाउनफॉल देखना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पीक पे जाके संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि वो कभी जिंदगी में डाउनफॉल नहीं देखेगा। तो पीक की क्या डेफिनेशन, वो व्यक्ति को अंदर से एहसास हो जाता है कि अब ठीक है, डाउन आते ही समझ में आ जाती चीज़ें कि अब अपनी चीज़ें वो नहीं है, उस समय अपने आप फील्ड से आउट करता है। सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ अपन मार्केट में देखते हैं ना, अपने को या आलोचना ले लो या किसी भी चीज़ को लेके अपने को हर चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए? ना, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसा है कि आप अगर काम करोगे ना तो तय बात है कि उसकी व्याख्याएं होगी और होनी चाहिए। अगर व्याख्याएं होगी तो उसमें कुछ पॉजिटिव व्याख्याएं भी होगी, कुछ नेगेटिव भी होगी। हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अगर व्याख्या वास्तव में ठीक हो रही है, उसमें कुछ गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं या किस भावना से की जा रही है, अगर द्वेष की भावना से है या ईर्ष्या की भावना से है, तब तो हमें इग्नोर करना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि कोई व्यक्ति किस माइंडसेट के साथ व्याख्या कर, उसका माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। आप मेरे को अगर गलत दृष्टि से देख रहे हो ना, मैं 1000 स्पष्टीकरण दूंगा तब भी मैं आपके लिए सही कभी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, आप जो मेरे से सुनना चाहते हैं, आप जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर मैं उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा हूँ तो आपको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। तो द्वेष और ईर्ष्या की संबंध में अगर कोई इससे प्रेरित होकर कोई काम कर रहा है तो जिंदगी में कभी स्पष्टीकरण मत दो। स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ आपको लगता है कि ये अपने लोग हैं, हमारे से कोई गलती हुई है और उस चीज़ की थोड़ी सी गलत व्याख्याएं जा रही है, तो हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हर किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। सामने वाले का भी कद देखना, सामने वाला कौन है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि नहीं ये गलत है, आपको लगा कि इस आदमी ने मुझे कभी नहीं कहा, पहली बार कहा, तो मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैं आपको हर दिन ही कह रहा हूँ, हर बात पे टोकता आ रहा हूँ, तब आपको लगेगा कि इसकी तो आदत पड़ेगी, तब आपको स्पष्टीकरण देना। अच्छा, पहले से अगर आपने चीज़ें स्पष्ट कर रखी है तब भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप किस किस को स्पष्टीकरण दोगे। बेहतर है समय पे छोड़ दो, जवाब अपने आप मिल